हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आई विल। और आज MPPCS का 2021 का प्री का पेपर हुआ है, इसका एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, पूरे का पूरा 100 क्वेश्चन हम लोग इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आज पहला सेट 1 कर रहे हैं और शाम तक आपको सेट 2 भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP इज फेमस फॉर विच मिनरल? देखिए बहुत इजी सवाल, सबको मालूम होगा कि पन्ना जो है वो इंडिया में एकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर डायमंड पाया जाता है। डायमंड यानी हीरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर की जो सिंचाई परियोजना है वो किस बेसिन से संबंधित है? क्या वो सिंधु बेसिन से, इंडस वैली से? नहीं, इंडस बेसिन से नहीं है। क्या गंगा बेसिन से? नहीं, गंगा बेसिन से भी नहीं है। यमुना बेसिन से? जी हाँ, चंबल जो रिवर है वो किस में जाकर मिलती है? वो यमुना में जाकर मिलती है, तो यमुना बेसिन होगा। क्या होगा इसका आंसर? यमुना बेसिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो सिर्फ और सिर्फ चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर और कौन कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनी हुई है, ऐसे कौन कौन सा और जो डैम्स है जो बनी हुई है? देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे गांधी सागर डैम। कौन सा? गांधी सागर डैम। ठीक है, दूसरा देखेंगे राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, तीसरा देखेंगे जवाहर सागर। ठीक है, उसके बाद कोटा बैरेज। ये सारे जो हैं वो किस पे स्थित है? चंबल रिवर्स पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगला सवाल, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, क्या वो चावल है, क्या वो राइस है, क्या वो व्हीट है या गेहूं है, क्या वो मेज है या फिर वो बाजरा है? मतलब क्या है? नहीं, चावल नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गेहूं यानी व्हीट। ठीक है, ये कंट्री में रैंक 3rd करता है। MP जो है 3rd रैंक में आता है व्हीट प्रोडक्शन में। ठीक है, सही बात बोले। और इसके बाद एक सारबती व्हीट भी है। सारबती व्हीट क्या है? सारबती व्हीट। ठीक है, ये यहाँ की एक इंपॉर्टेंट व्हीट कल्टीवेशन है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? वो शेहोर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? शेहोर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप? क्या गन्ना कमर्शियल क्रॉप है? जी बिल्कुल है। ठीक है, कॉटन, कपास, जी बिल्कुल ये भी है। केला, क्या केला कमर्शियल क्रॉप है? जी बिल्कुल, केला भी कमर्शियल क्रॉप है। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी है और कमर्शियल क्रॉप भी है, लेकिन बाजरा कमर्शियल क्रॉप नहीं है। ये कमर्शियल क्रॉप नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे गलत हो जाएंगे। ये किस कैटेगरी में आता है? कोर्स ग्रेन क्रॉप के कैटेगरी में आता है। कोर्स ग्रेन क्रॉप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित राज्य एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्री का मिलन करिए। अब स्टेट्स और उसके CM जो PM बन गए थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने, उसको मिलाना है। सबसे पहले PV नरसिम्हा राव। सबसे पहले तो आप देखिए नरेंद्र मोदी का आंसर क्या हो जाएगा? सीधी बात है, गुजरात। इससे लेकिन आपका कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए E जो है 3 वो सारे में है, E3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं PV नरसिम्हा राव। वो कौन से स्टेट से आते हैं? PV नरसिम्हा राव या मोरारजी देसाई? देखिए सबसे पहले मोरारजी देसाई को देख लेते हैं। देसाई जो टाइटल है वो कहाँ से आती है? वो मोस्टली महाराष्ट्र की साइड से आती है। तो मोरारजी देसाई किस से आ सकते हैं? बंबई से आ सकते हैं। तो B का हो जाएगा 5। जब B का 5 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली B और C खत्म हो जाएगा, क्योंकि B5 सिर्फ D और A में है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? या तो A या तो D। ठीक है, अब देखते हैं PV नरसिम्हा राव कहाँ के थे? PV नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे, यानी अविभाजित आंध्र प्रदेश यानी डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका और क्या क्या बता देता हूँ। PV नरसिम्हा राव कहाँ के थे? PV नरसिम्हा राव कर्नाटक के थे। PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे। HD देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटक के थे। चौधरी चरण सिंह वो अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो
मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं, पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे? पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, याद रखना। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? मोरारजी देसाई बंबई के थे। एचडी देवगौड़ा कहाँ के थे? एचडी देवगौड़ा ये कर्नाटक के थे। चौधरी चरण सिंह कहाँ के थे? चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के थे। और नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किन प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? क्या तथर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जजेस क्या वो यहां पर अपॉइंट किए जा सकते हैं? बिल्कुल, एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। अतिरिक्त न्यायाधीश, क्या एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है? जी नहीं, जो एडिशनल जजेस हैं उनको नहीं अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। उनको हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है। उसमें उनको कहां पे अपॉइंट किया जाता है? हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली वन, सिर्फ एक सही है, ठीक है, सिर्फ एक सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन, एक सही है और दूसरा गलत है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ए हो जाएगा इसका आंसर, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसमें आंसर, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानी सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्ना की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए नहीं आता है, ठीक है, महारत्ना में नहीं आता है। क्या भेल BHEL वो महारत्ना में आता है कि नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है, ये स्टेटमेंट सही है। कोल इंडिया लिमिटेड, क्या वो आता है? जी बिल्कुल, ये भी आता है, कोल इंडिया लिमिटेड भी आता है। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या वो आता है? IOCL ये भी आता है, ठीक है। लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं आता है। ये किस में आता है? नवरत्ना में आता है, किस में आता है? नवरत्ना में आता है। कौन कौन से ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिसको महारत्ना के स्टेटस में दिया गया है? देखिए उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो आता है वो आता है भेल को बता दिया। उसके बाद आता है गेल भी आता है। उसके बाद NTPC, क्या? NTPC, ठीक है, NTPC। उसके बाद ONGC, ठीक है। उसके बाद IOCL बता दिया मैंने। उसके बाद HPCL, ठीक है, HPCL भी आता है। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद कोल इंडिया मैंने बता दिया, कोल इंडिया। उसके बाद BPCL, ठीक है। उसके बाद पावर ग्रिड, ये सारे जो है वो किस में आते हैं? महारत्ना में आते हैं, ठीक है। लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड किस में आता है? नवरत्ना में आता है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, ठीक है, की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को चेयर्ड बाय हुम? किसके द्वारा? सबसे पहले तो कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट क्या था? ये जो था, ये दो वर्ल्ड संगठन मिलके बना रहे थे। कौन कौन से? एक तो थी IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक, जो इंडिया की फाइनेंशियल सेक्टर के असेसमेंट कर रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी, इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी। तो इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI। ये दोनों ने मिलकर बोला कि हम लोग बनाएंगे और हम लोग रिपोर्ट पब्लिश करेंगे 2009 में, ठीक है, और 2011 तक चली थी। इसमें 6 वॉल्यूम रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी। लेकिन इसके को चेयरमैन कौन थे? इसके को चेयरमैन थे राकेश मोहन। ये कौन थे? उस समय के डेप्यूटी गवर्नर थे RBI के, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। और भारत के वित्त सचिव उसमें कौन थे? अशोक चावला, ठीक है। इन दोनों ने मिलके ये कमेटी बताई थी, ठीक है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? ऑन विच डेट ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर NBFC 218 वॉज इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI? किसमें आया था? 23 फरवरी 2018 को आया था। 23 फरवरी। ये किस लिए आया था? जितने भी NBFC के ऊपर कंप्लेंट्स आ रहे थे ना, NBFC का जो कंप्लेंट्स थे उसको रिड्रेसल करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए, ठीक है। NBFC के जितने भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसका जो सॉल्यूशन निकाल रहा था, उसका सॉल्यूशन के लिए आया था, ठीक है। उसका सॉल्यूशन के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, ओम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? सेना के द्वारा कौन से ऐसे अभी कंट्री थी जिसमें कूप हुआ था? कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसमें कूप हुआ था? म्यांमार में। आपको पता है कि ऑंग सान सू की की सरकार थी, ऑंग सान सू की सरकार थी, वहां पर मिलिट्री रूल आ गए, मिलिट्री ने वहां पे टेक ओवर कर लिया, ठीक है, ऑंग सान सू की को हटा दिया, ठीक है, तो ये म्यांमार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज सिचुएटेड? कहां पर सिचुएट है? क्या वो वियना में सिचुएट है? नहीं। क्या वो लुज़ान में सिचुएटेड है? जी हाँ, स्विट्जरलैंड लुज़ान में सिचुएटेड है। कहां पर? स्विट्जरलैंड लुज़ाने में सिचुएटेड है। जिनेवा में भी नहीं है, मैड्रिड में भी नहीं है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला ने व्यक्तित्व खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? ऐसा कौन सा महिला थी जिसको मिला सबसे पहला? वो थी करनाम महेश्वरी। करनाम महेश्वरी हमारी एमपी की ही है। कहाँ की है? एमपी की ही है, ठीक है। उनको ब्रॉन्ज मिला था। किस में ब्रॉन्ज मिला था? वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मिला था, याद रखिएगा, ठीक है, करनाम महेश्वरी, ठीक है। इसके अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द हाइएस्ट अवार्ड गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू द स्पोर्ट्स कोचेस? मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? जो भी खेल प्रशिक्षक हैं, जितने भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स कोचेज हैं, स्पोर्ट्स कोचेज जितने भी हैं, उनको कौन से अवार्ड दिया जाता है? क्या उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। क्या विक्रम पुरस्कार? नहीं। क्या एकलव्य पुरस्कार? नहीं। विश्वामित्र पुरस्कार। इसका नाम से समझ में आता है कि विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन? विश्वामित्र किसके गुरु थे? विश्वामित्र गुरु थे कि नहीं थे? विश्वामित्र गुरु थे, ठीक है। तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया था। विश्वामित्र किसके गुरु थे? राम, लक्ष्मण, ठीक है, चारों भाइयों के गुरु थे, तो विश्वामित्र पुरस्कार। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 23 फरवरी 2018। कूप कहाँ पे हुआ था? म्यांमार में हुआ था। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? लौजाने में सिचुएटेड है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन? जो मैंने अभी बताया, करनाम महेश्वरी, ठीक है। हाईएस्ट अवार्ड जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है स्पोर्ट्स कोचेस को, कौन सा है? विश्वामित्र अवार्ड, ठीक है। बात समझ में आई? चलो 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहां पर स्थित है? ठीक है, कहां पर? जो आर्चरी है, जो मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी कहां पर स्थित है? वो जबलपुर में स्थित है, ठीक है, जबलपुर में स्थित है। कब बनाई गई थी? 2013 में बनाई गई थी, ठीक है। ये जबलपुर में, यहां पर आर्चरी की ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर सवाल पे। जो कैग का कर्तव्य होता है कि वो सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह हैं, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कैग टू ऑडिट ऑल द रिसिप्ट। देखिए, ऑल द रिसिप्ट की बात की गई है, ठीक है, रिसिप्ट की बात की गई है, ठीक है। विच आर पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या कैग की ये ड्यूटी होती है कि वो जितने भी रिसिप्ट आते हैं, ऑल रिसिप्ट, उनका वो ऑडिट कर सकता है? नहीं, वो ऑल एक्सपेंडिचर्स को वो ऑडिट कर सकता है, ठीक है। रिसिप्ट को नहीं कर सकता है। रिसिप्ट के लिए वो कर सकता है, लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ द डे से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, कैग को संघ या किसी राज्य के कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनकी बाबत की रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा, या फिर ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कैग शैल हैव द अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स और स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी बिल्कुल, कैग का ये अधिकार है कि वो ऑडिट और रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। जो भी स्टोर और स्टॉक केप्ट किसी भी ऑफिस में रखा गया हो, तो कैग का ये अधिकार है कि वो कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, ये मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, हो सकता है कि ये की स्टेटमेंट से उठाया गया है, लेकिन हमारे तरफ से तो इसका आंसर सी लगेगा, ठीक है। बाकी अब जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तब तक इसका देखते हैं, तब अभी इसका एनालिसिस में मेरे हिसाब से इसका आंसर सी ही होगा। हो सकता है इसका आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में लिया है ये भी हो सकता है कि वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन पीएम होते हैं। पीएम होते हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन थे? राजीव कुमार थे, ठीक है, राजीव कुमार। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर सवाल पे।
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यता की नियुक्ति में नामों की सिफारिश करने वाले समिति में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, हु इज नॉट इंक्लूडेड, हु इज नॉट, देखिए नहीं की बात की गई है, ठीक है, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रेकमेंड नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के नियुक्ति में कौन कौन नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कौन कौन ये देख लेते हैं। सीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ठीक है, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है, लीडर, अगर वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लीडर ऑफ असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका भी, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। उसके बाद स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ असेंबली, लेकिन अगर वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो भी रहेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री के प्रभारी होंगे, राज्यपाल नहीं होंगे, याद रखना, राज्यपाल नहीं होंगे, वो उनकी नियुक्ति करते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की नियुक्ति वो करते हैं, ठीक है, वो अपॉइंट वो करते हैं, लेकिन उनको निकालता कौन है? प्रेसिडेंट निकालता है, याद रखना, प्रेसिडेंट जो होता है वो निकालता है, राष्ट्रपति जो होता है वो उनको निकाल सकता है, ठीक है, बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर सवाल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? अगर आपको एनजीटी, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, अगर किसी भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के किसी भी जजमेंट को अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है तो कितने दिन के अंदर अंदर होना चाहिए? वो 90 दिन के अंदर होना चाहिए, 90 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए, याद रखना, 90 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होगी या होती है? ठीक है, राज्य खाद्य आयोग जो स्टेट फूड कमीशन है, स्टेट फूड कमीशन, उसको किस एक्ट के तहत किया गया है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 21वां नंबर सवाल, ठीक है, ये 15 ये सारे मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर गवर्नर हो जाएगा, इसका आंसर राजीव कुमार हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, 21वां नंबर सवाल, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य के मूल संस्थापक, हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट? दोस्त मोहम्मद खान। एमपीपीसीएस का सवाल कर रहे हो और इतना इजी सवाल, दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 22 नंबर और 23 नंबर सवाल, इसका आंसर हम लोग खोज रहे हैं, जब आंसर मिल जाएगा तो हम बता देंगे। ये थोड़ा सा बहुत हार्ड क्वेश्चन की तरफ मानूंगा, ठीक है, इसमें, लेकिन एक बात याद रखना, एमपीपीसीएस में कोई नेगेटिव नहीं होता है, तो आप क्वेश्चंस कोई भी छोड़ के मत आना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं, इसका 22 और 23 नंबर सवाल का हम लोग आंसर्स खोज रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग को आंसर मिलेगा हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद का सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाई विष्णुधर वेंकर, डॉक्टर विष्णुधर वेंकर, ठीक है, ये याद रखना, डॉक्टर विष्णुधर वेंकर, ठीक है। चलो, भीमबेटका जो एमपी में है, ये एक बहुत ओल्ड, यहाँ पर 8 फॉर्म्स मिले हैं, ठीक है, 8 फॉर्म्स मिले और वो भी बहुत नेटिव में, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सवाल है, ठीक है, जो एमपीपीसीएस के ढंग से तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 25वां नंबर सवाल, विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइब इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो है भील सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, भील, उसके बाद गोंड, ठीक है, उसके बाद कोल, केर, कोरकू, ऐसे करके आपको ट्राइब्स के तो आपको लिस्ट पता होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुत ईजी सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया जाए तथा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेपिस कहाँ का है? स्टेपिस जो है यूरोप और रशिया, मतलब इस तरफ से मिलता है, यूरोप, रशिया, इन तरफ से मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। प्रेरीज कहाँ पे मिलता है? प्रेरीज यूएसए में मिलता है, यूएसए, ठीक है। वेल्ड्स कहाँ पर मिलता है? साउथ अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। डाउन्स कहाँ पर मिलता है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है, याद रखना, ये सारे मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेफीज जो है रशिया,
ए का थ्री किस में है? ए का थ्री सी। बहुत इजी सवाल, एक भी आपको पता होगा ना कि अगर प्रेरीज यूएसए में मिलता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत इजी सवाल, ठीक है। भारत के किस राज्य में संगोन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? टीक, संगोन का मतलब होता है टीक। टीक सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? टीक सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो वन भी है ना वो भी मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा टीक भी कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट जो अभी सर्वे आया है, फॉरेस्ट सर्वे 2019, उसके रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? याद रखना, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच है, ठीक है। क्या अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है? जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। क्या बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है? जी बिल्कुल, जो बालपक्रम नेशनल पार्क है वो मेघालय में ही है। क्या चंदोली राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क क्या गुजरात में है? चंदोली नेशनल पार्क नहीं, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इन सब का इंग्लिश में मैं आंसर बता देता हूँ। दोस्त मोहम्मद हो जाएगा। इन दोनों का हम लोग खोज रहे हैं अभी, ठीक है। इन दोनों का खोज रहे हैं, जो सही आंसर होगा वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पर पाया गया है? भीमबेटका किसने पाया गया है? डॉक्टर विष्णु वेंकर ने पाया गया है। सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो भील की पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एमपी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदोली नेशनल पार्क हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 29 से लेके 30 तक के स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल, भारत खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? खनिज पदार्थ के भंडार किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलते हैं सबसे ज़्यादा वो यहीं पर मिलते हैं, छोटा नागपुर पठार। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? ये आपका, आप मान लीजिए झारखंड ले लीजिए, ठीक है। झारखंड ले लीजिए, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, कुछ पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट्स ऑफ एमपी, ठीक है। ये सारी जगह पर वो आपको मतलब वो छितरा हुआ है, ठीक है। लेकिन मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड और बिहार, सबसे ज़्यादा झारखंड और बिहार, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की तरफ देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया है? जो अभिकथन है वो क्या है? असर्शन क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इसमें एमपी भी है, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट किस संदर्भ में कहा गया है कि ये, मैं इस स्टेटमेंट को इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है वो इस संदर्भ में कहा गया है कि एमपी मतलब ये एक जनरल टर्म में कहा गया है, ठीक है। तो जब अगर ये जनरल टर्म में कहा गया है तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये चारों स्टेट जो हैं वो गेहूं के सबसे उत्पादक, जो सबसे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उन्हीं राज्यों में है, ठीक है। इसके बाद क्या इसको उपजाने के लिए 10 से 15 डिग्री का तापमान लगता है? क्या इसे उपजाने के लिए 10 से 15 डिग्री का तापमान लगता है? नहीं। अगर हम विकासपीडिया की तरफ से जाते हैं, विकासपीडिया, तो वो कहता है 21 से 24 डिग्री चाहिए, 21 से 24 डिग्री, ठीक है, 21 से 24 डिग्री चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कारण जो है वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ असर्शन सही है और कारण गलत है, तो सी होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। पद्मश्री भूरी भाई, जो इस बार इनको पद्मश्री मिला है 2021 में, ठीक है, 2020 के जो पद्मश्री उनमें से इनको मिला है, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो चित्रकारी में प्रसिद्ध है, वो पेंटिंग करती हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा, वो पेंटिंग करती हैं। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी, अभी ऊपर सवाल आया था कि नहीं, वो करना महेश्वरी का आया था। कैलाश सत्यार्थी का एक नया सवाल है। कैलाश सत्यार्थी क्या किए थे? नोबेल प्राइज जीते थे, वो नोबेल प्राइज जीते थे, ठीक है। वो किन के साथ जीते थे? मलाला यूसुफजई के साथ जीते थे। मलाला यूसुफजई के ऊपर इस बार यूएन ने कुछ डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है वो पता करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, कैलाश सत्यार्थी का मध्य प्रदेश के किस जिले में उनका जन्म हुआ था? इनका विदिशा में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद 750 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? वो रीवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रीवा में। रीवा में भी 750 मेगावाट का एक सोलर प्लांट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद का जो सवाल है वो मिजोरम में पोंग पॉइंट राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पोंग पुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? ब्लू माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर अभी एक रिसेंटली एक स्पीसीज पाई गई है, ठीक है, एक स्पीसीज पाई गई है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलो याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू माउंटेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे अगला सवाल, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? ठीक है, पीएम जो थे वो किस सेनेटरी सेलिब्रेशन को शुरुआत किए थे? 2021 में क्या होता है? 2021 में किसके 100 साल हुए होंगे? आप खुद सोच लीजिए। चौरी चौरा को 100 साल हो गए हैं। ठीक है, चौरी चौरा याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? छोटा नागपुर प्लेटू हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश में पेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर, इसके अगले बात, कैलाश सत्यार्थी का कहाँ जन्म हुआ था? वो विदिशा में हुआ था। 750 मेगावाट कहाँ पर बन रहा है? रीवा में बन रहा है। पोंगपोई नेशनल पार्क मिजोरम में है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन से जाना जाता है। पीएम जो थे वो सैनिटरी सेलिब्रेशंस किसका शुरू किए थे? चौरी चौरा का शुरू किए थे। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 36 से लेके 42 तक। 36 नंबर सवाल, जो भारत के जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह किया जाता है, क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन दोनों की सैलरी सेम है? जी बिल्कुल, सैलरी एकदम सेम है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय पद ग्रहण करने का तारीख से 6 साल की अवधि या 65 ईयर्स की आयु जो भी पहले हो जाए तक होती है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित मतलब सेल्फ रिटन, क्या वो सेल्फ हैंड रिटन जो वो लेख करता है वो अपना पद त्याग दे सकता है। जो इलेक्शन कमिश्नर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना हो उसे, तो क्या वो खुद से लिख के रिजाइन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं, वो प्रेसिडेंट को लिखता है। वो किसको लिखता है? प्रेसिडेंट को लिखता है, याद रखना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि वो अपना लेख खुद, अपना पद त्याग करने के लिए वो खुद जो लेख लिखता है वो किसको लिखता है? वो प्रेसिडेंट को लिखता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं लिखता है। याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं लिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2, ओनली 1 and 2। 3 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद भारत संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची एवं मतलब जो किस सूची है वो किस सूची में जो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है? किस सूची को निर्वाचन से सूची भी बताना है आपको और उसके बाद प्रविष्टि भी बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब कभी भी इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की बात की जाती है, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की बात की जाती है, ठीक है, तो वो कौन से सूची में आती है? वो यूनियन लिस्ट में आती है। वो किस लिस्ट में आती है? यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट कौन सी लिस्ट है? वो लिस्ट 1 है। ठीक है, याद रखिएगा, लिस्ट 1। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूची 1, एंट्री 72। ठीक है, प्रविष्टि 72। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? वो किया गया था 1 जनवरी 1994 को। ठीक है, आपको पता है ये है कि इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जो एमपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उससे ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगर कभी भी जो संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग की गठन करना होता है तो वो किस प्रकार से होता है? अगर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग की स्थापना की जाए तो वो किस प्रकार से होगी? अगर वहाँ के दोनों स्टेट गवर्नमेंट, मान लो अगर 2 स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंट जेपीएससी बनाना हो तो कैसे बनेगा? सबसे पहले तो उन दोनों स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो दोनों एग्री करें। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ बनाए। ठीक है, पार्लियामेंट अगर वो लॉ बनाए तब हो सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करे और संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग नियुक्ति करता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों होंगे तभी जॉइंट पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन बनेगा। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कौन से अधिनियम के द्वारा बना है? ठीक है, सबसे पहले किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग का गठन किया गया है? ठीक है, किस प्रावधान के अंदर इसको लोकसभा आयोग को गठन किया गया है? उनको गठन किया गया है सेक्शन 118/3। किसमें? बटा 3, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1957 की धारा 118/3। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
सेक्शन 118/3 118/3, ठीक है, याद रखना। चलो, राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम, जो अभी पॉलिटिशियंस भी थे, जो एक पॉलिटिशियन भी थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास। उनका वास्तविक नाम था नंदराम दास, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेवा की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में समाप्त होता है या संपन्न होता है? वो किस में होता है? इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द परिक्रमा ऑफ 7 सीज 8 नारायण एंड 84 महादेवास इज कंप्लीटेड बाय? हमें लगता है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा ओमकारेश्वर, ठीक है। ओमकारेश्वर जो होता है, यहाँ पर नर्मदा की जो परिक्रमा है ना वो पूरा होती है, ठीक है। लेकिन अब इसका आंसर देखते हैं, जो भी ऑफिशियल आंसर आएगा उस पर हम लोग इस पर भरोसा करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसका आंसर उज्जैन भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इसका आंसर उज्जैन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ओमकारेश्वर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा लिस्ट 1 ऑफ एंट्री 72 हो जाएगा। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 1 फरवरी 1994, ओके, 1 फरवरी 1994। उसके बाद जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टैब्लिश होता है 2 और मोर स्टेट्स के लिए, वो किसके कारण होता है? दोनों चीज़ों के बारे में होता है कि जब स्टेट्स भी बनाए और पार्लियामेंट भी लॉ बनाए। और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट मध्य प्रदेश को किस कंस्टिट्यूट में किया गया था? सेक्शन 118 ऑफ पार्ट 3 इसमें किया गया था। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट बाल कवि बैरागी? बाल कवि बैरागी का असली नाम नंदराम दास। जो 7 सिटी द परिक्रमा ऑफ 7 सीज एंड 9 नारायण एंड 84 महादेवास इज कंप्लीटेड इन, कहाँ कंप्लीट होता है? ओमकारेश्वर में कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 43 से लेकर 50, ठीक है। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है। राजा भोज के किस कवि के जैन धर्म अपना लिया था? किस कवि ने राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपनाया था? धनपाल ने अपनाया था। किसने अपनाया था? धनपाल ने अपनाया था, ठीक है। इसके बाद विश्व पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? हमें ऐसा लगता है कि उसका नाम जो है बेश नगरी है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है उसका नाम बेश नगरी है, ठीक है, क्योंकि बेश नगरी के पास में था स्थित, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल आंसर्स किया आएगा उसमें हम लोग मैच कर लेंगे, ठीक है। उसके तांत्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तांत्या भील का वास्तविक नाम भी तांत्या ही था, ठीक है, वास्तविक नाम भी तांत्या ही था, ठीक है। इसके बाद जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या है? क्या वो जेनेटिक कोड है? क्या वो सर्वत्र होता है? क्या वो यूनिवर्सल होता है? क्या वो यूनिवर्सल होता है? ठीक है, क्या वो यूनिवर्सल होता है? जी हाँ, वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है, वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। क्या वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और 20 अमीनो एसिड से बना होता है? क्या वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 20 अमीनो एसिड के अम्लों के संगत से होता है? जी बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्या वो ओवरलैप नहीं करता है? यानी क्या वो ओवरलैप नहीं करता है? क्या वो एम्बिगुअस नहीं है? क्या वो कॉमनलेस नहीं है? जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि वो ओवरलैप करता है, नहीं, वो ओवरलैप भी नहीं करता है, वो एम्बिगुअस भी नहीं है और वो कॉमनलेस भी नहीं है। क्या वो उसके पास स्टार्ट और स्टॉप कॉर्डन होता है? क्या वो प्रारंभ और समाप्त कॉर्डन होता है? जी बिल्कुल, ये भी होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो पुणे में स्थित है, ठीक है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी इन्होंने कोविड-19 का एक वैक्सीन भी बनाया है। कौन सा वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बनाया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। जो भी यूपीएससी के छात्र हैं वो मुझे बताएंगे कि इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। क्या वो कोवैक्सीन है? चलो मैं हिंट भी दे देता हूँ, क्या वो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है? याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक वैक्सीन जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बनाया है। कौन सा बनाया है? चलो बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा, ठीक है। भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर स्थित विकास हेतु समझदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें नीली अर्थव्यवस्था के साथ एक टास्क फोर्स बनाया गया है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे के साथ बनाया गया है, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी पर एक टास्क फोर्स बनाया गया, ब्लू इकोनॉमी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, SD, ठीक है। उसका क्या आंसर हो जाएगा? नॉर्वे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आम की एक आम का एक प्रजाति होता है, ठीक है, उस प्रजाति जो नीलम और अल्फांसो के साथ मिल के बनाया जाता है, इन दोनों का जो हाइब्रिड है, उसको कौन सा हाइब्रिड कहा जाता है? उसको कहा जाता है रत्ना। क्या कहा जाता है? रत्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्ना, ठीक है, रत्ना होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
जो जननी सुरक्षा योजना है, जो जननी सुरक्षा योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि माता एवं शिशु का मृत्यु दर कम करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए, रिड्यूसिंग मैटरनिटी एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है। किंग भोज का कौन सा ऐसा पोएट था जिन्होंने जैनिज्म अपनाया था? धनपाल ने अपनाया था। ऐसा कौन सा जो सांची का जो पुराना नाम था उसको क्या कहा जाता है? हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेशनगरी हो जाएगा। ठीक है। जो एक्चुअल नेम टांटिया भील का क्या था? तांत्या ही था। ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कोड का क्या है? इसका ऑल ऑफ द अबव है। नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी कहाँ पर है? पुणे पर है। ब्लू टास्क फोर्स, जो टास्क फोर्स था ब्लू इकोनॉमी के लिए, वो किस कंट्री के साथ बनाया गया? नॉर्वे के साथ बनाया गया है। हाइब्रिड वेराइटी ऑफ नीलम और अल्फोंसो कहाँ, क्या नाम है उसका? रत्ना नाम है। ठीक है। मेन एम ऑफ जननी, जननी का मतलब ही होता है मदर, जननी का मतलब ही होता है मदर। मदर की सुरक्षा की बात है तो मैटरनिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, शाम तक पार्ट 2 भी डल जाएगा। आपको जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए ताकि जो पार्ट 2 आए वो आपके पास सबसे पहले आ सके। चलिए इसी नोट पर पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।